साथियों का आप यहाँ हमेशा की तरह तशरीफ़ लाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपसे हमें जोड़ती है और मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से जो हमारी कंसर्न्स हैं वो आप तक हम आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। आज बड़ा अहम दिन है 10 अप्रैल 1986 जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक तवील जिला वतनी के बाद अपने वतन पाकिस्तान वापस आईं। आप जानते हैं कि 85 में मार्शल लॉ हटा और मोहतरमा शहीद जब आईं तो आवाम का ठाठे मारता समुंदर लाहौर में उनका इंतज़ार कर रहा था और तकरीबन 30 लाख के करीब वहाँ लोग जोश व खरोश, जज्बे और उमंगों के साथ पहुँचे और अपनी कायद को रिसीव किया। आज वो तारीख़ी दिन है और आज का दिन ये भी हमें याद दिलाता है कि आज भी मुल्क को एक जमहूरी सोच रखने वाले ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो आवाम की नब्ज़ को समझता हो, जो आवाम के मसाइल को समझता हो। और आज जो शख्स वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज है उसमें आवाम को समझने, उनकी तकलीफ़ को महसूस करने की एबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो आवाम की तकलीफ़ को समझ सके। और जब हम ये कहते हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहती कि हम कोई अपोजिशन की जमात हैं और हमें शायद अपोजिशन करनी है इस सिलेक्टेड हुकूमत की। हमारे पास बड़ी फहरिस्त है उन तमाम कामों की जो इस हुकूमत ने किए और जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को आज नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला महंगाई का है, महंगाई जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है, गरीब आवाम के लिए, गरीब इंसान के लिए जीना इस मुल्क के अंदर मुश्किल होता चला जा रहा है। और आज इसलिए भी बात करनी ज़रूरी है कि अभी जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक नंबर जो हमारे सामने आया है वो हफ्तावार महंगाई का है, हफ्तावार फूड इन्फ्लेशन का है। इस हुकूमत ने 18 एसेंशियल फूड आइटम्स की कीमतों में इजाफा किया, जिसके नतीजे में हफ्तावार जो फूड इन्फ्लेशन है वो आज 18.7% पर जा पहुंची है, यानी तकरीबन 19% को टच कर रही है। यह है खाने पीने की अशिया पर जो महंगाई है। हम हुकूमत की इस नाअहली की सख्त मजम्मत करते हैं और हम गहरे तशवीश का यहाँ इज़हार करते हैं। हमें तशवीश है इसलिए भी कि रमज़ान आने वाला है। आप सब अपने घरों में रमज़ान का सौदा भी लाते हैं, रमज़ान का टेबल भी लगता है। यहाँ जिस किस्म के फाके लोग करने पर मजबूर हैं उनको इस माहौल में रमज़ान भी काटना है। आज ही की कीमतें अगर ले लें तो आप गोश्त उठा लें, दाल उठा लें, चावल, आटा, दूध, चीनी, पत्ती, लग पता जाएगा कि क्या हालात हैं इस मुल्क के। और जो इनके मुशीर और वज़ीर हैं इमरान न्याजी के, वो कहते हैं कि मुआशी हालात इस मुल्क के मुस्बित हैं, इंडिकेटर्स मुस्बित हैं। क्या इंडिकेटर मुस्बित है? कि चीनी चाय की पत्ती 1 किलोग्राम 800 रुपए की मिल रही है, या ये मुस्बित है कि आज बकरे का गोश्त 1800 रुपए किलो मिल रहा है, या चिकन जो है वो 600 रुपए किलो दस्तयाब है। फिर दालों की कीमतें ले लें। नहीं, क्या मुस्बित इंडिकेटर इस हुकूमत के लिए क्या है? क्योंकि अवामी नुमाइंदे के लिए, अवाम में जाने वाले शख्स के लिए इंडिकेटर ये है कि उसके घर का सौदा कितने का आ रहा है। हकीकत ये है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ाई जा रही है उसके
ساتھ اگر آپ سیلریز دیکھیں، پینشنز دیکھیں تو اس میں ٹکے کا اضافہ نہیں ہے، اس میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہے. سیلریز آپ کی اتنی ہی ہیں، پینشنز آپ کی اتنی ہی ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے جس طریقے سے ریلوے کے ریٹائر ملازمین کے ساتھ جو گفتگو کی وہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. ریلوے کے ریٹائرڈ مزدوروں کو ایک وفاقی وزیر یہ کہتا ہے کہ جو نقصان ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جو اس ملک کو نقصان ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اس ملک کا محنت کش مزدور اس ملک کا اثاثہ ہے، اور میں اس وزیر کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس گدی پر، جس تخت پر بیٹھ کے آپ نے ان مزدوروں سے گفتگو کی، یہی مزدور آپ کو اس تخت سے اتار پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی. جس مزدور سے کل وہ مخاطب ہوئے اور جس کی ویڈیو ہم نے دیکھی، الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے ان کا رویہ کیا تھا. یہ وہی وزیر موصوف ہیں جنہوں نے حکومت کی زمین پر قبضہ کیا، ایک انکوائری رپورٹ میں یہ ثابت ہوا، اور یہ وہی وزیر موصوف ہیں جن کے فارم ہاؤس میں ایک غریب کی گائیں چلی گئی تو انہوں نے اس کو گرفتار بھی کروایا، اور اس کے بعد گرفتاری پر جب شور مچا تو وزیر اعظم پاکستان اس افسر کا دفاع کرتے رہے جس نے یہ ایکشن لیا. مطلب فرعونیت کی حدیں پار کی گئیں اس وزیر کی وجہ سے، اور آج وہ وزیر فرعون کی ٹون میں بات کر رہا ہے ریلوے کے ریٹائرڈ پینشنرز کے ساتھ. اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. جہاں مہنگائی کی بات کرتے ہیں وہاں آپ سیلریز نہیں بڑھا رہے، وہاں آپ پینشنرز کو پینشن نہیں دے رہے، بڑھانا تو دور کی بات ہے. پھر آ جائیں کہ جی یہ ساری چیزیں یہ کر کیوں رہے ہیں. آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے یہ حکومت. آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا جو ان کا ریسنٹ کمیونیکیشن ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ان آقاؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وہ عمران نیازی جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. آج تو میرا خیال ہے بہت ساری خودکشیاں بنتی ہیں، اور اس بات پر بھی بنتی ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو جس طریقے سے دیوار سے لگا دیا ہے، اور اس معاہدے کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ تو شرمناک باتیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی گروتھ ریٹ ہمارا اس وقت تو نیگیٹو ہے، ہم 1.5% پر جائیں گے، اور آپ کی خواہشات اور آپ کی ڈیمانڈز اور آپ کی کنڈیشنز کے مطابق ہم بجلی کے ٹیرف میں 5 روپے کا مزید اضافہ کریں گے. ہم ان تمام شعبہ جات میں جہاں ہم نے ٹیکس کو ویو کیا یعنی ختم کیا، جس میں آپ کا ہیلتھ سیکٹر آتا ہے، جس میں آپ کے تعلیم کا میڈیسنز آتی ہیں، تعلیم آتی ہیں اور فوڈ آئٹمز آتے ہیں، یہاں جو ہم نے ویو کیا تھا مطلب ہٹائے تھے پرانے ٹیکسز، وہ ہم آپ کی خواہش کے عین مطابق لگا دیں گے. تو یہ کنڈیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہم 3% کہتے ہیں کہ جی ڈی پی میں ٹیکسز کا اضافہ کریں گے. پہلے ہی ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ ہے. آج بھی ایف بی آر کو جو آئی ایم ایف کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے کہ 27% آپ بڑھائے جائیں، جس کے نتیجے میں شاید 570 ارب روپے کا مزید بوجھ ٹیکسز کا عوام پہ پڑے گا. تو یہ 3% انکریز ان ٹیکسز اور کمٹ کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. ہم نے شروع دن سے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی ایم ایف ہے. پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، پی ٹی آئی ایم ایف کی اکانومی ہے، معیشت ہے، اور آج آئی ایم ایف کی پالیسی کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اس حکومت نے جس طریقے سے گھٹنے ٹیکے ہیں، ہمیں اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے، جسے کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گا آئی ایم ایف کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر آپ سے خطاب بھی کیا، آپ کے ساتھ اپنی کنسرنز شیئر کی.
जिस तरीके से स्टेट बैंक को हवाले किया जाएगा IMF के उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख़त्म की जाएगी, जो फाइनेंस के शोबे से होती है, डिपार्टमेंट से होती है। इसके अलावा इनके टेन्योर को जो गवर्नर हैं बढ़ाया जाएगा और उसके बाद एक्सटेंशन का भी प्रोविजन रखा जाएगा। जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ होंगी, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं होगा। जो एक कुशन मिलता है हुकूमत को सैलरीज और पेंशन्स की पेमेंट के हवाले से, वो अब स्टेट बैंक की नहीं तरफ देख सकेंगे उस कुशन के लिए। और ऐसे बेशुमार प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं जिससे कि टोटली स्टेट बैंक का ताल्लुक पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा और वो डायरेक्ट एक ज़ेली इदारा बन जाएगा IMF का। इसके अंदर जो एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि अकाउंटेबिलिटी से बरी ज़िम्मा, अकाउंटेबिलिटी से एग्जम्प्ट हो जाएगा स्टेट बैंक का गवर्नर, उसका डेप्यूटी, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो अराकीन हैं। ना उनके ऊपर NAB को इंक्वायरी कर सकेगी, ना उनके ऊपर FIA को इंक्वायरी कर सकेगी, यानी कि उनको तक पूरा इस्तिस्ना हासिल होगा किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से। तो ये पॉलिसी है PTI की, ये विजन है PTI का, क्योंकि विजन नहीं होता तो फिर काबीना इस कानूनी मुसव्वदे का अप्रूवल क्यों देती। लेकिन हमने इसकी मजम्मत करनी है, हमने इसकी मजम्मत आपके सामने भी कहा है, हम करेंगे, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है, आगे भी हम पार्लियामेंट के फोरम पर और जिस फोरम पर भी हमने इस जंग को जारी रखना है, क्योंकि हम पाकिस्तान को इस नए खतरे में नहीं डाल सकते। साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक रिपोर्ट है UNDP की, जो बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि जो गरीब और अमीर का जो एक गैप है वो पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। जो इनइक्वालिटी है वो तबकाती बढ़ती चली जा रही है और इस पर हमें गहरी तशवीश है। और इस पर गहरी तशवीश हमें इसलिए भी है कि हुक्मरान टोपियां बदल बदल के फैसले कर रहे हैं, लेकिन फैसले अवाम दुश्मन हैं। जो मैंने आपसे कहा कि 18.70% वीकली इन्फ्लेशन है, वो भी साउथ एशिया में सबसे ऊपर है। मतलब हम साउथ एशिया में वाहिद वो मुल्क हैं जहां इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और अब तबकाती तफरीक भी बहुत ज़्यादा है। बकौल इंटरनेशनल इदारों के, UNDP के, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तशवीश का भी इजहार करती है और पॉलिसीज़ के हवाले से मजम्मत भी करती है। FBR पर आ जाते हैं। FBR का इन्होंने हालिया फिर से चेयरमैन तब्दील कर दिया, एक जूनियर अफसर को लगा दिया। 22 ग्रेड की पोस्ट पर 21 ग्रेड के अफसर को लगाने का मकसद क्या था? सीनियर ग्रेड ऑफिसर्स को इग्नोर करने का जवाब क्या था? वहां पर एक सीमा शकील नामी खातून भी हैं 22 ग्रेड की अफसर, शायद वो भी काबिल नहीं थी। ख़वातीन के हवाले से तो वैसे ही वज़ीर आज़म के जो तासुरात हैं वो खासे तशवीशनाक हैं। हालिया बयान में उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस को जोड़ा फहाशी और लिबास से, वो बहुत अफसोसनाक था। हमने इसकी मजम्मत की भी है और आज फिर करते हैं। इमरान नियाजी ने जिस सोच का इजहार किया है हालिया दिनों में रेप केसेस के हवाले से, वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रेप विक्टिम्स और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी हुई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हर जी शऊर और हर सोच रखने वाले शख्स को बहुत बुरी लगी है ये बात, हमें ठेस पहुंची है। और इसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रुसवाई हुई है, हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तो हैं ही, वो तो रुसवाई अलग है ही अपनी जगह, बट उनके बयान को लेकर हर इंटरनेशनल जरीदे ने लिखा है, टेलीविज़न चैनल्स ने रिपोर्ट किया है और पाकिस्तान को बहुत रुसवाई हुई है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और हम इमरान नियाजी
سے اور ان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس بیان پر معافی مانگی جائے، پوری قوم سے معافی مانگی جائے، ریپ وکٹم سے معافی مانگی جائے، ان خاندانوں سے معافی مانگی جائے جن کے معصوم بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے. کوئی بچی 3 سال کی ہے، کوئی بچہ 4 سال کا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فحاشی کی وجہ سے ہے یا لباس کی وجہ سے ہے تو اس سے زیادہ گھنونی سوچ ہو نہیں سکتی. تو یہ تو ان کے تاثرات ہیں پاکستان میں بیٹھے حکمرانوں کے، جس پر ہمیں نہایت افسوس ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی سخت مذمت کرتی ہے. خاص طور پہ بلوچستان اور جو فارمر فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پر جس طریقے سے جو اسکالرشپس دی جاتی تھیں اور جو بڑھانے کی کمٹمنٹ تھی اس سے بھی ایک پورا یو ٹرن لیا ہے اس حکومت نے. وہ تمام اسٹوڈنٹس سراپائے احتجاج ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد کل کے پی میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گیا. وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ بے ہوش بھی ہوا. اس کے علاوہ بلوچستان میں گزشتہ کئی روز سے اسٹوڈنٹس سراپائے احتجاج ہیں اپنے اسکالرشپ کے مسئلے کو لے کر. حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسٹوڈنٹس کے اس مسئلے کو دیکھا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹس کو اس ملک کا، اس قوم کا ایسا اثاثہ مانتی ہے جس سے کہ پاکستان کی ترقی گارنٹی کی جا سکے. اگر ہم آج اپنے بچوں کو اندھیروں میں رکھیں گے، اگر ہم آج ان کو ڈس انفرینچائز کر کے کاٹ دیں گے مین سٹریم سے، تعلیم کے اعتبار سے بالخصوص، تو پھر ان کا مستقبل صرف اور صرف اندھیرے میں نظر آئے گا. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بیان کے ذریعے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، مذمت بھی کی ہے اور ڈیمانڈ بھی کی ہے اس حکومت سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں بالخصوص جب ایک ڈکٹیٹر کے اختتام کے بعد ہمیں حکومت ملی تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان ملا. وہ پاکستان ملا جس سے بم کے دھماکے سنائی دیتے تھے، جو صرف بارود اور گولی کا ایک ماحول دیکھ رہا تھا. لیکن ہم نے امن بحال کیا، ہم نے وہ فضا قائم کی جس کے ذریعے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اطمینان ہوا. 25 لاکھ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تاکہ آپریشنز ہو سکیں، تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے، تاکہ لوگ اور ہمارے جو بچے ہیں وہ محفوظ کیے جا سکے. نہ کوئی اسکول بخشا جاتا تھا، نہ کوئی مسجد چھوڑی جاتی تھی، نہ کوئی بازار چھوڑا جاتا تھا. ان حالات میں پاکستان کو دیکھا گیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی. اور اس کے علاوہ پھر گلوبل ریسیشن، دنیا میں ایسا ریسیشن تھا جہاں تیل کی قیمتیں اونچی تھیں اور عوام کے مسائل بھی بہت پیچیدہ تھے. لیکن پوری کوشش کی گئی کہ چیزوں کو سنبھال کے بیلنس طریقے سے چلا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سیلریز میں تقریباً 140% سے زائد کا اضافہ ہوا، پینشنز میں اضافہ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. ہمارے پاس کئی ایسے ایریاز تھے جہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی کیونکہ وہاں دہشت گردی ہو رہی تھی. وہاں صرف لوگوں کو سہولتیں پہنچانی تھی، ریلیف پہنچانی تھی، وہاں سے آمدنی کوئی نہیں تھی. تو ایسے چیلنج میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے. اور آج کیا چیلنج ہے اس حکومت کے پاس؟ آج تو ان کو کووڈ میں بھی بڑی سہولتیں ملی تھیں. یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کووڈ میں ہمیں پریشانیاں تھی، کووڈ میں آپ کو تیل کی قیمتیں بھی کم ملی تھیں. کووڈ میں آپ کو لوگ اس بات کے لیے بھی معاف کر دیتے جو آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا، پورا نہیں کیا. لیکن آپ کو لوگ معاف اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے لوگوں کو ویکسین نہیں دی. آپ لوگوں نے ویکسین نہ پروکیور کی، نہ خریدی، خیرات پہ آپ چلتے رہے. اور کتنی کو خیرات دے دیں گے لوگ ہمیں؟ 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ لوگوں کی کوریج ہے. یہ چند 1 لاکھ لوگوں کے لیے جو خیرات ہے اس سے پوری نہیں ہوگی. حکومت کہاں ہے؟ وہ کیا رول ادا کر رہی ہے؟ مفت ویکسین ایسے ایسے ممالک میں دیے جا رہے ہیں جو
अदरवाइज हमसे काफी चीजों में पीछे हैं, लेकिन वहां भी मुफ्त वैक्सीन दिए जा रहे हैं। आज अगर आप मुफ्त वैक्सीन नहीं दे सकते और प्राइवेट कंपनीज को वैक्सीन बेचने पड़ रहे हैं, तो कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि जो बराए नाम आपने हेल्थ कार्ड दिए हुए हैं उस पर ही मुफ्त वैक्सीन दे दें लोगों को, मुफ्त टेस्ट दे दें लोगों को, वो कवरेज ही आप कर दें कार्ड्स के ऊपर। अगर तो आप वाकईतन चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कोविड में कोई रिलीफ मिले, हमें आज भी पता है कि ये वो रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमारा काम है इस हुकूमत को झंझोड़ना, हम झंझोड़ते रहेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं सिर्फ चाहूंगी कि या वकार भाई आप ऐड करें, हमारे साथ तैमूर और शहरियार दो नौजवान हैं। तैमूर सिर्फ इस मसले पे बलूचिस्तान और जो फाटा के स्टूडेंट्स का मसला है, तैमूर आप इसमें ऐड करें एंड फिर हम सवालात की तरफ चले जाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ मैडम शादी मई साहबा, बिलखुसूस हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे नौजवानों की, शागिर्दों की रहनुमाई की, उनका केस उठाया हर फोरम पे। बहुत ही तशवीश और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह एक दावा किया गया था कि शागिर्दों और नौजवानों के बल पे यह हुकूमत बनी है, 72 साल की उम्र में उनको एक लीडर मिलने का खान साहब ने, न्याजी साहब ने एक दावा किया था। अब उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं शागिर्दों को रुलाया जा रहा है सड़कों पे, बलूचिस्तान की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पे, साबका फाटा की सड़कों पे। फाटा जो कि जम हुआ KPK में, बेशक उसमें आवाम को जहाँ हुकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान हुआ वो नौजवान नस्ल का हुआ, वो उन शागिर्दों का नुकसान हुआ जो 13 दिन से आज भी धरने पे बैठे हैं, जिनसे खान साहब क्या उनका कोई हवारी भी मिलने नहीं आया, उनकी सुनवाई करने नहीं आया। और 364 स्कॉलरशिप्स थी जो कि हक था इन पसमानदा सूबों का, जो कि वैसे ही महरूमियों का शिकार हैं, जिनकी तरफ खान साहब ओन नहीं करते। जैसे सिंध को वो कहते हैं हमारा सूबा नहीं है, इसी तरह बलूचिस्तान और ये जो हमारे फॉरवर्ड फाटा के जो दोस्त हैं, जो हमारे शागिर्द और नौजवान हैं, उनको ओन नहीं किया गया। ये एक गम गुस्से की लहर है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नौजवानों का किरदार रहा है। हमारी क़यादत जो है वो नौजवान है, जो नौजवानों पे एतबार करती है, उनकी हौसला अफजाई करती है। बेशक हमारी उम्मीद, हमारी आंखें बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। हमारे साथ सपाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहरियार भगत साहब बैठे हैं। शागिर्दों में, नौजवानों में एक तशवीश की लहर है। ये लहर अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी तो बेशक उनको नुकसान होगा, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं। वक्त की फिरौनियत कायम नहीं रहती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तैमूर। तो ये जज्बात आपके साथ शेयर किए, अब सवालात लेंगे आपसे। हकीकत बयान की भाई। भाई ये है कि हमने कभी दूध और शहद की नहरों का वादा नहीं किया। हमारे वादे बड़े सादे रहे हैं और सबसे बड़ा वादा जो है वो इंसान की जो इंटेग्रिटी है उसको बहाल करना और मजबूत करना। बतदरीज पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप ने लोगों की जो उनकी इंटेग्रिटी है या उनका एतमाद है सिस्टम के ऊपर, उसको कमज़ोर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एतमाद को बहाल किया, मजबूत किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों के साथ वो वादे किए जो हकीकत पसंद और हकीकत से जुड़े हुए वादे थे। सिंध के अंदर गुज़िश्ता कई बरसों से पीपल्स पार्टी जिस सिमत में काम कर रही है वो उस सिमत पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। हम आज भी कहते हैं कि महंगाई ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोगों की कमर तोड़ दी है और इस महंगाई की जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाती है। मैंने आपको दो हुकूमतों का, बिलखसूस पीपल्स पार्टी और PTI का, ये फ़र्क बताया कि हमने उस वक्त चैलेंजेस का सामना किया जब दुनिया में ग्लोबल रिसेशन था, पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था। नाराज भाई कहने वाले उस वक्त तनकीद किया करते थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो दहशतगर्दों को भाई भी कहते थे और तनकीद भी करते थे, लेकिन कभी उन लोगों ने मुस्बत तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। दहशतगर्दी आज भी है लेकिन उस तरह सर नहीं उठा रही
जो उन अदवार उस दौर में उठाया करती थी जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, बावजूद उसके सैलरीज में इजाफा, पेंशन्स में इजाफा, इंपोर्ट बढ़ाई, एक्सपोर्ट बढ़ाई। मैं मानती हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो साजगार माहौल नहीं मिला जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इजाफा किया जा सके, लेकिन जिस चीज की बुनियाद रखी वो थी सूबों को मजबूत करना, जिस चीज की बुनियाद रखी वो था पार्लियामेंट को मजबूत करना, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना, ताकि जिस निज़ाम से अवाम की उम्मीदें जुड़ी हों वो अवाम कायम व दायम रहे और उनको डिलीवर करता रहे। तो जी भाई, आज जो आपने प्रेस हुकूमत के खिलाफ की है, या आप अपने कमिश्नर कराची और दीगर कमिश्नर के खिलाफ करती, या ब्यूरो एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के खिलाफ करती, क्योंकि गैस, बिजली, पानी के अलावा बाकी सब जो चीजों की कीमतें हैं वो तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। बताएं कितने छापे आज तक कमिश्नर ने मारे हैं, दूध की कीमत तो वो आज तक फिक्स नहीं कर पाए हैं, मुर्गी की कीमत वो फिक्स नहीं कर पाए हैं, इवन कोई जो एक प्राइस लिस्ट निकलती थी अब वो भी शहर में नहीं निकल रही है, उनकी तरफ से इतनी नेग्लिजेंस और वज़ीर आला साहब को कोई परवाह नहीं है, उनको तो लगता है ये कोई उनका डोमेन नहीं है, सारी की सारी आप डाल देते हैं कि महंगाई, वफाकी हुकूमत, आप सूबाई हुकूमत। खावर, थैंक यू सवाल का। बकर भाई आप बात कीजिएगा इस पर, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको बुनियादी ढांचा। देखिए, बुनियादी तौर पर जो भी एसेंशियल आइटम्स की कीमतें हैं ना भाई, वो कीमतें वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज का ही नतीजा है। तो इस बात को 18वीं तरमीम नहीं हटा सकती। 18वीं तरमीम में जो मामलात हैं वो हैं सूबे के पास, और सूबा इससे पीछे नहीं हटता, बावजूद इसके कि सूबे को फंड्स नहीं दिए जाते, जो उनका जायज़ शेयर एनएफसी का है उसमें कटौती कर दी जाती है, और जो फाइनल फिगर होता है वो भी कभी पूरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके क्वार्टरली बजट्स इफेक्ट होते हैं, वो बहस अलग है। लेकिन इस वक्त आपने एसेंशियल आइटम्स की बात, ये जितने एसेंशियल आइटम्स हैं ये उन पॉलिसी से जुड़े हैं जो वफाक में बनती हैं। ये वो पॉलिसी है जिस तरीके से पिछले बरस 25 रुपए तेल की कीमत में एकदम इजाफा कर दिया गया। हम रोड पे चल रहे हैं और खबर मिली कि जी 25 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। जो पेट्रोल दस्तयाब नहीं था उससे कबल, वो नायाब हो गया एक रात के बाद। और इसके बाद शुगर पे आ जाए, शुगर आज 100 रुपए किलो है, बिल्कुल पंजाब में 120 रुपए किलो भी मिल रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि 1-2 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पॉलिसी के नतीजे में 100 रुपए होगा तो 100 रुपए तो लोग भुगत रहे ना चीनी की कीमत। अब 100 से 102 रुपए कहीं नहीं बिकनी चाहिए अगर 100 रुपए, लेकिन मैं तो एहतजाज 100 रुपए भी कर रही हूं कि 100 रुपए चीनी की कीमत नहीं होनी चाहिए उस मुल्क में जो खुद शुगर केन ग्रो करता है। और ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ नाअहल वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से। अब वो ये मलबा डाल देते हैं ब्रोकर्स के ऊपर, लेकिन उन समरीज पर साइन तो इन्होंने खुद किया ना, सब्सिडीज तो इन्होंने खुद दी, एक्सपोर्ट तो इन्होंने उस वक्त खुद की जबकि आपके पास वो मकदार नहीं थी चीनी की कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। आपने क्रशिंग सीजन से पहले ही अपना काम उतार दिया और उसके बाद आपने कहा कि चीनी की किल्लत हो गई। मसनूई किल्लत वफाकी हुकूमत ने क्रिएट की, प्राइसेस को ऊपर ले जाने में वफाकी हुकूमत की नाअहली थी। अब एक दूसरे को टोपियां पहना रहे हैं। ईसीसी में समरी कॉमर्स मिनिस्टर पास करता है, कैबिनेट में जाके वो कॉमर्स मिनिस्टर वजीर आजम हो जाता है, और फिर उनके मुशीर ये कहते फिरते हैं कि जी वो 2 टोपियां पहनते हैं। इस वक्त अगर किसी को टोपी पहनाई जा रही है तो वो आवाम को पहनाई जा रही है, और ये उनकी वफाकी पॉलिसीज का नतीजा है कि मुल्क में महंगाई बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। आपने ऐड करना है, ये बता दें कि NA 249 वहां पर निफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि मैं पीडीएम का उम्मीदवार हूं। पीपुल्स पार्टी अपनी पीडीएम में शामिल है कि अलग हो चुकी है, यकीन आप कहेंगे कि कल फैसला होगा, ठीक है वो सब बातें हैं, लेकिन आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? ये हल्का जो है वो पीटीआई को आप इख्तिलाफात की नजर होके वकार भाई आप इस जवाब दें, फिर मैं कल की मीटिंग का मैं कर दूंगी। वकार भाई इस वक्त बताएंगे आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल को वहाँ पे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का टिकट दिया गया है, और मुफ्ता इस्माइल साहब के लिए पीडीएम की जमातों ने कोई फैसला नहीं किया। इंडिविजुअल उनके फैसले हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत पीडीएम जमात कोई फैसला उनके हक में नहीं हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद लड़ी है, लेकिन मैं तो मुफ्ता इस्माइल साहब की जमात से ये सवाल करना चाहता हूँ, कल तक तो वो असम्बलियों से इस्तीफे की बात कर रहे थे, आज उसी असम्बली में जाने के लिए इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? कल तो जोरों शोर से वो ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, तो इसलिए लॉन्ग मार्च नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी लॉन्ग मार्च की
सबसे ज़्यादा थी और पूरे सूबे सिंध ने जिस तरह तैयारी की थी और पंजाब में हमारी तैयारी थी, उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है और वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव कुव्वतें हैं, अवाम है, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ है। आप जाइए ज़रा उस हल्के के अंदर और जाके सर्वे कीजिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो देखने काबिल है। मैं यहाँ बैठ के बातें करूँ, लेकिन आप प्रैक्टिकली जाके वहाँ देखें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 100 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स अब तक मुनक्किद की हैं वहाँ पे। और जिस तरह से PTI के वफाकी वज़रा और रुकने पार्लियामेंट वहाँ जाके दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे वो वहाँ पे नवाजिशात कर रहे हैं, जो वहाँ पे हल्के के अंदर नोटिस भी खैर उनको किया गया है, लेकिन वहाँ PTI के 2.5 साल पौने 3 साल तक फैसल वारदा साहब वहाँ पे MNA रहे, उन्हें तो कभी हल्के में शक्ल भी नहीं दिखाई अपनी। वहाँ की सूरत देखिए, करोड़ रुपए का बजट, कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, करोड़ रुपए का बजट उनको मिला, कुछ नहीं किया गया। लेकिन मैं आपके असल सवाल का जवाब दूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब PDM के उम्मीदवार नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जरूर हो सकते हैं। कोई जमातों ने ज़ाती और फैसले किए होंगे, लेकिन PDM की सतह पे सरदाई इजलास में उनके उम्मीदवार के तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खुद वहाँ इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से वहाँ मेहनत करें, कोशिश करें और कामयाब भी होंगे। मैडम, मेरा सवाल आपसे, आपने इन्फ्लेशन से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आगाज किया है। हमने मान लिया कि जो विफाकी पॉलिसीज हैं उसके तहत महंगाई जो है उसमें इजाफा हुआ है, इस वक्त चीनी 100 रुपए से ऊपर है। पर मैडम, ये जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से, कमिश्नर ऑफिस से, कम उसका तो लाज रखा जाए ना। 94 रुपए लीटर उसके अंदर दूध है, 120, 30, 40 जिसका जैसे मर्जी आ रहा है वो वैसे बेच रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि बार बार कोरोना SOPs के हवाले से, हॉटस्पॉट के हवाले से नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं, फेक एड्रेसेस, नो फॉलो ऑन SOPs, कोई किसी किस्म का कोई इंतजाम देखने में नहीं आता, सिर्फ नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। इसके ऊपर देखिए, SOP सवाल का जवाब दो इनका, एक ये कर ले फिर SOPs के बाद। 49 में भी जो है आज वहाँ पे इलेक्शन है होने वाली है, तो वहाँ पे भी जो है SOPs की बहुत धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहीं पे भी कोई ऐसा में कोई नोटिस मिली क्या? देखिए जी, वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का, बाकी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट और SOPs की बात है, मैं आपको अर्ज करूँ कि SOPs पे भरपूर उस पर जो है वो एक्शन किया जा रहा है, उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुसलसल कोरोना SOPs के हवाले से मीटिंग्स की हैं। और जो आपने बात की महंगाई की, उन्होंने कई दफ़ा नोटिस दिया। ये जो आपने बात की 94 रुपए दूध की लीटर की कीमत है, उस पर भी एक्शंस हुए, जुर्माने हुए, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जहाँ भी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जाके उनके खिलाफ जुर्माने किए मुख्तलिफ दुकानों पे। और मैं आपको गुजारिश करूँ कि पिछले रमज़ान से पहले, पिछले जो रमज़ान था, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे ये टास्क दिया था, कराची के सारे बाज़ारों में, सारी मार्केट्स में मैं खुद गया हूँ चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की तरफ से, और मैंने जाके जो भी वहाँ पे कीमतों में को जो मैंने कहा उसमें तवाज़ुन रखा जाए, जो सरकारी रेट से उसमें बेचा जाए। लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं, हम भरपूर कोशिश करते हैं और हमारी हुकूमत की एक कोशिश होती है, जैसे शादिया मरी साहबा ने कहा, और चीफ मिनिस्टर साहब इस पे डे टू डे इस पे नज़र भी रखते हैं, इस पे इंतजामिया से मीटिंग भी करते हैं। लेकिन दूध की कीमतें बिल्कुल ज़्यादा कीमतों पे बेचा जा रहा है, उस पर इंशाल्लाह एक्शन उस पर नजर रखिए। 50 लाख लीटर कंजम्पशन है कराची में। जी उस पे 30 रुपए रोजाना किसी न किसी तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। जी उस पर बिल्कुल नजर है, और इंशाल्लाह ये जो ये महंगा दूध बेच रहे हैं उन पे एक्शन भी हुआ है, और मजीद हम इस पे जहाँ जो होगा एक्शन भी करेंगे। शादिया मरी साहब, अभी बात आपने की चेयरमैन FBR इन्हें कब होता इसके बारे में का होता है, वहाँ पर जूनियर अफसर को, एक शहीदी अफसर को लगा दिया गया है। इससे एक इंतजामी गवर्नेंस, एक बेड गवर्नेंस की एक मिसाल होगी। ज़ाहिर 22वें ग्रेड के अफसर भी मौजूद है। दूसरा, PIA के जो मुलाजमीन हैं उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है, और PIA का एक हेड ऑफिस एक मतलब फिर कराची से इस्लामाबाद, जो कि कराची मुल्की फाइनेंशियल हब है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? अदालती फैसलों को भी देखिए, बदतरीन गवर्नेंस की तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि ये पे दर पे ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं। कभी ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं सूबों में जो जज़ायर हैं उन पे कब्ज़े का, कभी ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं HEC के अंदर तब्दीली करने का और रातों रात उनके चेयरमैन को फारिग करने का, कभी ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं कि जी फलाना इलेक्शन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, जिस पे ये मुँह की भी खाते हैं।
कभी ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं कि 700 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे लोगों के ऊपर फलानी मद में टैक्सेस में इजाफा करके, जो कि खालिसतन पार्लियामेंट का काम है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर होनी है, जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मनी बिल है, लेकिन उसको भी ये ढिठाई के साथ मुसल्लत करते हैं एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। और ये दुरुस्त बात है कि जो अब ये 3% इजाफा GDP के अंदर टैक्सेस में करेंगे वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। इनसे अब कोई बईद नहीं है, इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है हमें, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ खतरा है पाकिस्तान के लिए। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तबाह करने आई है पाकिस्तान को, और खुदा न खास्ता उस नहज तक हमें नहीं पहुंचने देना इस मुल्क को जहां से वापसी ना हो। इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं कि इनको रोज इनकी पॉलिसीज पर बात करें, इनको एक्सपोज करें, इनके खिलाफ जो बन पड़ता है करें, ताकि ये घर जाएं और आवाम को सुकून मिले। FBR में जिस तरीके से आपने पॉइंट किया, PIA के अंदर जो कुछ हो रहा है, बल्कि आपके तवज्जुह से ये भी मैं बताऊं कि PIA में जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 के ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में पिछले कई बरसों से इजाफा नहीं हुआ, और जो इनके CEO हैं उन्होंने अपने अलाउंसेस में 3 गुना इजाफा कर दिया है, 3 गुना इजाफा कर दिया है। तो इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई हद हो सकती है कि वो मुलाजमीन 2012-13 से उनके पास 1 रुपया नहीं बढ़ा उनकी तनख्वाहों में, और इस शख्स ने पिछले बरस ही अपने अलाउंसेस में इतना इजाफा किया है। तो इससे ज्यादा ये UNDP जिस तरह की रिपोर्ट्स दे रही है ह्यूमन डेवलपमेंट पर, वो यही चीजें हैं कि एक तबका जिसके पास 1 रुपया नहीं बढ़ा, और एक वो अफसर जो एयर कंडीशन कमरों में बैठता है, सिर्फ उसका काम क्या है, जहाजों में इधर से उधर जाना, वो गाड़ी भी शायद ना इस्तेमाल करता, और उसके अलाउंसेस में इतना इजाफा, ये ज्यादती है। इन चीजों पर वाकईतन मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई है हुकूमत के अंदर सुनने वाला, अव्वल तो पता नहीं किसने कौन सी टोपी पहनी, हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर कोई है सुनने वाला तो उसको ये PIA के लोगों की दाद रसी सुननी चाहिए, उनकी तकलीफें देखनी चाहिए, और इस साथ में जो स्टील मिल के लोगों के साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है वो देखना चाहिए। भाई आपका सवाल है पे हर बात चाहिए। देखिए भाई, इसमें कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी जहांगीर तरीन के हवाले से। इस वक्त तो जहांगीर तरीन के हवाले से अपनी जो हुकूमती कार्रवाई है वो चल रही है। अब ये हुकूमती कार्रवाई अगर एहतसाब की बुनियाद पर होती तो फिर तो हमें बहुत सारी चीज़ों में एहतसाब नज़र आता। हमें अकबर बाबर के हवाले से भी जो इंसाफ की उम्मीद लगा के बैठे हैं कई बरसों से, वो नज़र आती फॉरेन फंडिंग केसेस में, या खुद PTI बता देती, ये तो कह चुकी है ना कि जी हम नहीं थे, 2 एजेंट थे। अब वो 2 एजेंट किसका काम कर रहे थे, वो जो सारी फॉरेन फंडिंग हो रही थी। इसके अलावा BRT का मामला है जो महज मेरा ख्याल है 22 अरब से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, आज 150 अरब से तजावुज कर गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मालम जब्बा का केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो एहतसाब अगर ये होता तो बहुत और फिर पेट्रोल स्कैंडल सिर्फ नदीम बाबर को हटा देने से मसले हल हो गए? उसके पीछे कौन लोग हैं, फैसले किसने किए, समरीज पे साइन किसने किए? जो हिंदुस्तान को आप शुगर और कॉटन जहां से ले रहे थे, उस ECC समरी पे साइन किसने किया? ये आप कभी कह देते हैं कॉमर्स मिनिस्टर की गलती थी, तो वजीर आजम ने, तो वजीर आजम ही तो कॉमर्स मिनिस्टर थे भाई। समरी पे साइन भी तो आप ही ने किया, कश्मीर का सौदा आपने किया, और आज आप पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं IMF के साथ। जी अरबाब साहब, ये पूरी दुनिया जानती है कि IMF आलमी जो है माफिया का सबसे बड़ा एक इदारा है, और हमारे वजीर आजम कह रहे हैं कि उन्होंने माफियाज पर हाथ डाला। देखिए, अगर हम वजीर आजम की बातों को सीरियस लें तो मेरा ख्याल है कि आधी कौम जो है वो उसका हार्ट फेल हो जाए, क्योंकि ये कैफियत है इस शख्स की ज़हनी। तो इसको अब लोग भी मेरा ख्याल है कि 10 मरतबा सोचते हैं जब ये कोई बयान देता है कि इस बयान में क्या सदाकत है। जो शख्स ये कहता हो कि रात को पौधों में से ऑक्सीजन निकलता है, ये तो एक तालिब इल्म की एलिमेंट्री नॉलेज है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है भाई, ऑक्सीजन नहीं निकलता रात को पौधों में से। इस शख्स ने ये तक कहा है, इसी वजह से इसको क्लाइमेट की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ नहीं बुलाया गया।
क्योंकि इनको ये नहीं पता कि पौधों में से रात को ऑक्सीजन नहीं निकलता मेरे भाई, नहीं निकलता। इनको ये नहीं पता कि साल में 12 सीजन नहीं होते, 12 महीने होते। और इनको ये नहीं पता कि जर्मनी और जापान के बॉर्डर नहीं मिलते। तो कोई तो वजह होगी ना जो आपको नहीं बुलाते इंटरनेशनल फोरम्स पे। हालांकि हमें दुख होता है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं हो वहां पे, लेकिन एक तरह से अच्छा ही है वहां तजलील होने से, उससे बच जाते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।